Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about the different laws like the rate law, law of mass action, और फिर हम rate law और लॉ ऑफ मास सेक्शन के बेसिस के ऊपर हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है हम वो देखेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशन है कि हाउ विल यू डिफाइन द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन और द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर जो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उन सभी की यूनिट क्या होती हैं उनके केस में रेट कांस्टेंट की मींस व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो देखेंगे। और लास्ट में हम कंपैरिजन भी देखेंगे कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लॉ ऑफ मास सेक्शन और रेट लॉ के बेसिस के ऊपर हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, या दूसरे शब्दों में कि हाउ कैन वी स्टेट द लॉ ऑफ मास सेक्शन एंड हाउ कैन वी स्टेट द रेट लॉ। लॉ ऑफ मास सेक्शन को तो हम जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला जो हमारा चैप्टर था, जो हमारी यूनिट थी, उसके अंदर हम पहले ही पढ़ चुके होते हैं। दोनों में एक ही स्लाइट डिफरेंस है। लॉ ऑफ मास सेक्शन को जब हमें एक्सप्लेन करना हो और रेट लॉ को एक्सप्लेन करना हो, एक ही डिफरेंस है कि जो लॉ ऑफ मास सेक्शन होता है ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। सिर्फ इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लें कि कोई भी रिएक्शन जैसे हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने देखो दोनों साइड रिएक्शन लिख दी कि ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव द प्रोडक्ट्स, और फिर हमें प्रोडक्ट मिले। ये हमारे पास एक बैलेंस रिएक्शन है, ये आप ध्यान रखें। लॉ ऑफ मास सेक्शन के नीचे हमने क्या लिखा है, देखो ए मोल ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल ऑफ बी टू गिव राइट द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट मिल गए। ये जो हमने कोफिशिएंट लिखे हैं, ए से पहले स्मॉल ए लिखा, बी से पहले देखो स्मॉल बी जो हमने लिखा है, देखो ये क्या है, दीज आर दी कोफिशिएंट। और ये वो कोफिशिएंट है जो बैलेंस, जब हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ना, तो बैलेंस के दौरान जो हमें लिखने पड़ते हैं ना, कभी 1 कभी 2 एंड सो ऑन, जो भी चीजें हम लिखते हैं बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, तो ये वो कोफिशिएंट है। तो ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। मान लीजिए हमारे पास कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी, उसको जब हमने कोफिशिएंट को देखा तो ए के कितने मोल हैं, ए मोल जो स्मॉल ए लिखा, बी के कितने मोल हैं, ये स्मॉल बी देखो जो हमने लिख रखा है। लेकिन हम रियलिटी में फिर हम लैब के अंदर जाते हैं, लैब के अंदर जाके हमने सेम रिएक्शन की, मीन्स ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट को हमने लिया अपने कंटेनर के अंदर, राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हमने लिया, अपनी रिएक्शन को स्टार्ट किया अंडर द रिक्वायर्ड कंडीशन, मींस जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना हीट किया, उतना प्रेशर अप्लाई किया, फिर रिएक्शन चली, और फिर इन रियलिटी पाया गया कि ए के अल्फा मोल ऑफ ए रिएक्ट विद बीटा मोल ऑफ बी टू गिव राइज द प्रोडक्ट। मींस ए के अल्फा मोल और बी के बीटा मोल आपस में रिएक्ट करते हैं और फिर जाके प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये, जैसे अगर थ्योरेटिकल रिएक्शन देखे तो ए के बोलो कितने मोल थे, ए के ए मोल है। अगर एक्सपेरिमेंटल डाटा पे देखा तो ए के कितने मोल हैं, देखो अल्फा मोल है। जरूरी नहीं कि ए और अल्फा डिफरेंट होंगे, ए और अल्फा आपके हो सकता है बिल्कुल सेम हो सकता है सेम ना भी हो। सिमिलरली बी के जैसे बी मोल थे, देखो स्मॉल बी जो हमने लिखा बैलेंस इक्वेशन के अनुसार, और एक्सपेरिमेंटली डाटा से क्या पता चला, बी के कितने मोल हैं, देखो आपके बीटा मोल्स हैं। तो मीन्स बी इक्वल टू बीटा हो भी सकता और ना भी हो, मीन्स दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि एक को हमने थ्योरेटिकली बैलेंस किया, वो तो ए और बी हो गए, स्मॉल ए स्मॉल बी, और एक्सपेरिमेंटली जब हमने डिटरमाइन किया इस रिएक्शन को, तो अल्फा मोल ऑफ ए और बीटा मोल ऑफ बी रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट। सो दैट इज द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू लॉ इंट्रोडक्शन। मींस लॉ ऑफ मास सेक्शन में हमें किस चीज का ध्यान रखना है और रेट लॉ में हमें किस चीज का ध्यान रखना होता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि रेट ऑफ रिएक्शन को ही तो डिफाइन किया जाएगा ऑन द बेस ऑफ दीज टू लॉ। मींस जो रेट है, रिएक्शन की जो रफ्तार है, वो बताइए किस पे डिपेंड करती है। मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मान लीजिए कुछ है ही नहीं, तो क्या रिएक्शन चलेगी? नो। आप कंटेनर में कुछ ना कुछ शुरू में सब्सटेंस तो डालते हैं जिसे आप रिएक्टेंट कहते हैं, जो आपस में रिएक्ट करेंगे। और वो जो सब्सटेंस आपने लिए, रिएक्टेंट लिए, वो कितने लिए, व्हाट इज देयर कंसंट्रेशन, वो किस अमाउंट में लिए, उनकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी है। तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टिंग स्पीसीज की कंसंट्रेशन के ऊपर, रिएक्टिंग स्पीसीज की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर। तो रिएक्टिंग स्पीसी कौन है यहाँ पे, ए और बी, मींस ए भी रिएक्टेंट है बी भी रिएक्टेंट है, तो इनकी कंसंट्रेशन कितनी है, इनकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन उन्हीं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और रेज टू द पावर में क्या ए का एक ही मोल है? नो। जैसे हमने बैलेंस इक्वेशन में देखा तो ए के मोल हैं ए, बी के मोल हैं बी, और बैलेंस इक्वेशन हो गई है। तो और आपकी जो एक्सपेरिमेंटली है उसमें ए के अल्फा मोल हैं और बी के बोलो कितने मोल हैं, बीटा मोल हैं। तो रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट भी करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, सो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन
जिसको dx by dt भी लिखते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था, जो बेसिक डेफिनेशन थी रेट ऑफ रिएक्शन की। बोलो पहली डेफिनेशन जो सबसे बेसिक है उसको तो आप कभी भूल ही नहीं सकते कि रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब था, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जो कितना चेंज आ गया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में विद अ चेंज ऑफ टाइम, उसी को आप क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को फर्दर और कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ रेट लॉ, वो अब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो अभी जो हमने लिखा है यहाँ पे कि R इज इक्वल टू, बोलो क्या था, R के ब्रैकेट में क्या लिखा, dx by dt। ये तो बड़ी बेसिक डेफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन की। मींस dx मींस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट, dt मींस विद द चेंज ऑफ टाइम या पर यूनिट टाइम। अब हम आगे क्या लिखेंगे, इट इज डायरेक्टली, देखो ये हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, ये अल्फा नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रखना दोनों साइड में अल्फा नहीं है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो हमने क्या लिखा। अब ध्यान से देखें, क्या ए और बी के बीच में, देखो जो गलतियां स्टूडेंट करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ए और बी के बीच में देखो, देखो कुछ भी नहीं है तो देखो डॉट है, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। देखो बीच में ये साइन है, ये बोलो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज अ प्रोडक्ट, ये कोई प्लस का साइन नहीं है। कई बार हम देखते हैं कॉपी के अंदर बच्चे यहाँ पे प्लस का साइन लगाए मिलते हैं, तो आपका जो डेफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन की वो बिल्कुल ही गलत हो गई। तो अब हम कैसे बोले, बोलो इसको, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है दोनों साइड में, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, देखो बीच में कुछ नहीं तो प्रोडक्ट होता है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, मोलर क्यों कहा, देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखी है हमने, देखो स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, हमने पहले बताया था आपको, मोलर कंसंट्रेशन को। किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, मोलर कंसंट्रेशन को। तो क्या बन गई बोलो डेफिनेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ए और बी रिएक्टेंट है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट, देखो ए और यहाँ पे बी हो गया, ऐसे दूसरी साइड में अल्फा और बीटा हो गया। तो यहां तक तो दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम रही, रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट एज डिटरमाइंड। ए और बी कहां से आए हैं, बैलेंस इक्वेशन से, इधर वाली तो देखो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है लॉ ऑफ मास एक्शन में, और इधर अल्फा बीटा वाली जो है ये हमारी बैलेंस नहीं, ये कैसी इक्वेशन है, जहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की है। तो अब हम देखो डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले हम आगे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब रिमूव करें, इक्वल टू का साइन देखो जब आता है दोनों साइड में, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, कोई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या लगाया, देखो के इज ए कांस्टेंट। अब हम डिफाइन देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे ए और बी क्या थे, देखो जो अभी मैंने आपको बता दिया, ए एंड बी आर दी कोफिशिएंट्स, ए और बी बोलो क्या थे, ये कोफिशिएंट हैं जो हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर शो कर रखे हैं। ए एंड बी आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी एज शोन बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी एज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। क्लियर हो गया। इसके बाद के क्या है दोनों साइड में, के इज द रेट कांस्टेंट, के इज कॉल्ड एज द रेट कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होगी हमेशा फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। फिर अब हम कैसे डिफाइन करें, देखो अब दोनों लॉ की हम इकट्ठी डेफिनेशन लिखेंगे ताकि आप कंपैरिजन करना सीख जाएं, कंपैरेटिव फॉर्म में आप दोनों को इकट्ठे याद कर ले। मींस दोनों में देखो इनिशियली हमने क्या लिखा कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो दोनों साइड में हमने ये लिखा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। देखो जो शुरू में हमने लिखा था ना यहाँ पे, देखो डॉट का साइन, देखो मैंने बताया था आपको वहां पे डॉट का साइन है, यहाँ पे देखो ए और बी के बीच में क्या है, ये प्रोडक्ट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन, मोलर भी है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब उसके बाद क्या, रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट, तो रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट, लेकिन कौन से कोफिशिएंट, लॉ ऑफ मास सेक्शन में क्या लिखे, रेट लॉ में क्या लिखे, तो रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट एज शोन बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ने क्या शो किया था, देखो ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी थे, इसलिए रेज टू द पावर में हमने ए की पावर में देखो ए किया है, बी की पावर में हमने बी किया, और इधर क्या लिखा हमने, रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट एज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, इसलिए ए की पावर में देखो हमने अल्फा लिखा और बी की पावर में क्या लिखा है, हमने बीटा लिखा है। क्लियर हो गया। तो ये आपकी डेफिनेशन बन गई आपकी लॉ ऑफ मास सेक्शन की और साथ ही साथ रेट लॉ की। तो बताएं लॉ ऑफ मास सेक्शन की क्या डेफिनेशन बनी, देखो जो ये हमने ये इस साइड में देखो ये लिख रखी है, यहाँ पे बोलो क्या बनी है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो क्या, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of the molar concentration of the reactant raised to the power of their coefficient as shown by the balanced chemical equation।
जबकि सिर्फ पूरी डेफिनेशन एज सच है, बस लास्ट में क्या चेंज आएगा रेट लॉ में, एज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों की डेफिनेशन के अंदर। क्लियर हो गया यहां तक? अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमने लिखा था यहाँ पे रेट कांस्टेंट, जिसे कैसे हमने रिप्रेजेंट किया था, अब हम इसको डिफाइन करेंगे। एग्जाम में कई बार ये आ जाती है डेफिनेशन कि डिफाइन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को डिफाइन करें। देखो जब भी आपको रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना हो तो देखो हम आपको फिर बता दें, मान लीजिए आपने ये हेडिंग लिख दी एग्जाम में आपके पेपर के अंदर, रेट कांस्टेंट को आप वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी आप कह देते हैं, ये लिख के और फिर देखो ये काम इतना आपको लिखना ही है। देखो जो हमने इधर लिखा था, देखो यहां से यहां तक, देखो ये इतना हमें करना ही करना है। मीन्स आप लिख देंगे फॉर ए रिएक्शन दैट इज अल्फा मोल ऑफ ए प्लस बीटा मोल ऑफ ए बी गिव राइज टू द प्रोडक्ट, आगे रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, ये भी आप लिख देंगे। उसके बाद आर इज इक्वल टू के, देखो के लिख के ए रेज टू द पावर अल्फा बी रेज टू द पावर बीटा, आप ये भी लिख देंगे। वेयर अल्फा एंड बीटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी एज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये भी लिख देंगे। फिर के इज ए रेट कांस्टेंट, आप ऐसा भी लिख देंगे। ये पहले इतना आपको लिखना है, इस हेडिंग के नीचे ये चीजें आपको लिखनी ही हैं। यहां तक क्लियर हो गया? तो यहां तक जब आप लिख देंगे तो उसके बाद देखो मैं फिर से बता रहा हूं, देखो वही चीज फिर हमने ये लिखा। अब इतना लिखने के बाद जो मैंने बताया ये पूरा लिखना आप यहाँ पे, तो देखो मैंने शॉर्ट में लिख के आपको दिखा दिया। आर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे के भी लगेगा, यहाँ पे हमने के लिखना छोड़ दिया था, देखो के रह गया। आर इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर अल्फा बी रेज टू द पावर बीटा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करें, अब हमें क्योंकि के को डिफाइन करना है, के को डिफाइन करेंगे तो हमें कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस लगानी है यहाँ पे। तो कंडीशन देखो क्या लगाएं, हम ये मान के चलेंगे कि मान लीजिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी आपस में इक्वल भी हैं और वो यूनिटी भी हैं, वन भी हैं, मींस 1 मोल पर लीटर उनकी कंसंट्रेशन को मान के चलेंगे। तो हमने क्या माना, इफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, अगर इसको हम पुट कर दें अपने इस ऊपर इस फार्मूले के अंदर, यहाँ पे ए की जगह 1 बी की जगह 1, तो बोलो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू के। बोलो क्या आ गया यहाँ पे, आर इज इक्वल टू के। के क्या है, रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो गया। लेकिन कब हुआ इक्वल, वो तब हुआ जब हमने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी दोनों इक्वल ले ली, और दोनों कितनी भी ले ली, 1 मोल पर लीटर, यूनिटी ले ली। तो बस इसी चीज को हम लिख देंगे। बोलो कैसे लिखेंगे, द रेट कांस्टेंट, देखो जो हमारा ये के था यहाँ पे, इसी चीज इसी लाइन को देख के हमारी डेफिनेशन बन जाती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, कि द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, कब, व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। बस ऐसे लिखना है, दैट इज द डेफिनेशन। तो कब हम वो लिखते हैं, द रेट ऑफ कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, मींस अगर हम टेम्परेचर बदल देंगे तो रेट कांस्टेंट चेंज हो जाता है। ये चीज आप जरूर दिमाग में बिठा ले अपने। बोलो रेट, आगे हमारा आएगा ये पॉइंट, अरेनियस इक्वेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो अरेनियस इक्वेशन यही चीज को एक्सप्लेन करेगी वहां पे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट। इट मींस टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर हमें क्या रखना है, कांस्टेंट। तो मींस रेट कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर या एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू, बोलो क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो गया। कब, when the molar concentration of A and B becomes, बोलो क्या, यूनिटी, जब वो यूनिटी हो। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, और यू कैन से द वेलोसिटी कांस्टेंट और द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ऐसे एग्जाम में ये डेफिनेशन अलग से आमतौर पे आती है, तो आप जरूर ध्यान रखना। एग्जाम में क्या आ सकता है, डिफाइन रेट ला, या आ जाएगा डिफाइंड रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट और द स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट। तो मींस जब भी ऐसा आए तो लिखना कैसे है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन का भी पता होना जरूरी है आपको कि हम लिखें क्या। ये नहीं कि आप डायरेक्ट डेफिनेशन एग्जाम में लिखा ना ऐसे कि द रेट कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम यूनिटी। सिर्फ इतना लिख के आपको नहीं आना एग्जाम में, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन क्यों ना हो। आपको बिल्कुल स्टार्ट में अच्छे से ही लिखना है जैसे आपको बताया गया, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज 1 में से हाफ मार्क्स भी होते हैं, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अगली डेफिनेशन, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। जो भी अभी हमने रेट कांस्टेंट देखा, इस रेट कांस्टेंट के की यूनिट भी देखेंगे हम आगे जाके, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशन देखनी जरूरी है। मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तभी हम अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग टाइप की, जो क्योंकि रेट कांस्टेंट क्या था, रेट कांस्टेंट इज फिक्स्ड फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। पर्टिकुलर रिएक्शन क्या है, पर्टिकुलर कोई भी रिएक्शन किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 0 फर्स्ट सेकंड, तो हर रिएक्शन के लिए जो यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की वो भी तो अलग आएगी, तो हम बाद में देखेंगे। इसलिए पहले हम ये स्टडी कर लें कि डिफरेंट टाइप की रिएक्शन हो कौन सी सकती हैं। तो मींस उसके लिए हम सबसे पहले तो स्टडी करेंगे मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में, कि कई बार ये डेफिनेशन आ जाती है, हाउ कैन यू डिफाइन द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। जैसे नाम से पता चला यहाँ पे
मोलिक्यूल्स मीन्स हमें क्या करना है कि मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है हमारे पास, तो उसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं जैसे आपको सिखाया गया था। बैलेंस करने के बाद जैसे अभी आपको बताया गया, अब बैलेंस करने के बाद क्या करेंगे, उसके कोफिशिएंट देख लेते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था ना, ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी, ए और बी क्या थे, वो कोफिशिएंट थे इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मीन सिंपल रिएक्शन के दौरान तो क्या होता है, जो सिंपल सम कर लो, सम ऑफ द कोफिशिएंट, the sum of the coefficient of the reactant molecules as shown by the balanced chemical equation that called as the molecularity of the reaction, उसे आप molecularity of the reaction कहते हैं। या जरूरी नहीं कि रिएक्शन सिंपल ही हो, हमने पढ़ा था ना पहले रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक तो सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं। The reaction which takes place in one step is called as the simple reaction, and the reaction which takes place in more than one step, अब से कहते हैं complex reaction। तो सिंपल रिएक्शन में तो क्या करना था, जैसे मैंने आपको बता दिया, रिएक्शन को बैलेंस कर दें और जो रिएक्टेंट के कोफिशिएंट है उनका सम अप कर लें। जो भी सम अप किया आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट का, रिएक्टेंट के जितने कोफिशिएंट, प्रोडक्ट के नहीं लेने, ध्यान रखना, कभी प्रोडक्ट के भी काउंट करना शुरू कर दें आप। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास, सिर्फ रिएक्टेंट साइड को देखें, रिएक्टेंट साइड में जो भी आपके जो रिएक्टेंट दिख रहे हैं, बैलेंसिंग के बाद उनके कोफिशिएंट क्या है, उनका सम लेना है, दैट कॉल्ड द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो क्या करें, आपने देखा था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में चले तो उसमें कोई स्टेप स्लो भी हो सकती है, कोई फास्ट भी हो सकती है। फिर हमें क्या देखना है, स्लोएस्ट स्टेप के अंदर आपके रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स कितने हैं, वो देख ले कितने हैं, दैट कॉल्ड द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मींस इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हमें क्या देखना है, द सम ऑफ द reactant molecules, the sum of the reactant molecules which are present in the slowest step of the reaction, the slowest step of the reaction is called as the molecularity of the reaction। तो ये डेफिनेशन है आपकी मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन की। अब हम जो टाइप्स होती है मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन की, वो यूनिमोलिकुलर भी हो सकती है, वो बाई मोलिकुलर भी हो सकती है, वो टर्म मोलिकुलर भी हो सकती है। अब हम इनको डिफाइन करेंगे। व्हाट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन? यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच द सम ऑफ द रिएक्टेंट मोलिक्यूल मींस द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट मोलिक्यूल इज 1 as shown by the balanced chemical equation is called as the unimolecular reaction। जहां पे हमने 1 लिखा, देखो हमने इसको डार्क भी कर रखा है यहाँ पे आपके याददाश्त के लिए, ताकि आपको एकदम दिखे। वो ऐसे आप भी अंडरलाइन करते हुए चलेंगे एग्जाम में, जो मेन पॉइंट होते हैं उनको आप हाईलाइट जरूर करते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट कलर्ड पेन तो यूज कर नहीं सकते एग्जाम में, तो आप अंडरलाइन करते चले जाएंगे उस चीज को। बाइमोलिकुलर रिएक्शन बोलो कौन सी होंगी, द रिएक्शन इन विच द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज 2 एज शोन बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज द बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो अगर 2 हो सम ऑफ कोफिशिएंट तो क्या कहेंगे आप उसको, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। टर्मोलिकुलर क्या होगी, द रिएक्शन इन विच द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट इज 3 एज शोन बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो उसे आप टर्मोलिकुलर रिएक्शन कह देते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? अब उसके बाद हम देखो एग्जाम्पल है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में। देखें आपने क्या लिया यहाँ पे, NH4NO2 मींस अमोनियम नाइट्राइट को जब आप हीट करते हैं तो देखो एक तो इसमें क्या निकल गई, देखो ये N2, ये एग्जांपल हमने पहले भी लिया था। एक तो नाइट्रोजन गैस देखो इवॉल्व हो गई, और साथ के साथ क्या बच गया, H4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो 2 वाटर मोलिक्यूल्स देखो बन जाएंगे आपके। तो मींस दैट इज द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन एग्जांपल। बाइमोलिकुलर का क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड, तो 2 moles of HI decompose to give the 1 mole of H2 and the 1 mole of क्या आपके I2, that is a bimolecular reaction। नेक्स्ट देखें आप, जब आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो N2O means नाइट्रिक ऑक्साइड on oxidation gives the 2NO2 means यहाँ पे 2 moles of NO react with the 1 mole of O2 to gives the 2 mole of NO2 means रिएक्टेंट के 3 moles हो गए, that is a termomolecular reaction। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल भी हो गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम मैकेनिज्म, आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि द मैकेनिज्म ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज एज, देखो क्या है कि N2O5 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स द NO2 प्लस NO3 दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप। अब जो फास्ट स्टेप थी देखो यहाँ पे, ये हम इसको करेक्ट करके लिख दें, ये थोड़ा गलत लिखा गया है यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेकंड स्टेप के अंदर जो NO3 है, इट डिकम्पोज टू गिव द NO2 प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2। देखो इस स्टेप से हमने इसको करेक्ट करके लिख दिया। मींस ओवरऑल जो आपकी रिएक्शन है इसमें देखो क्या बनते हैं, ओवरऑल देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, एग्जांपल लिया था, देखो NO3 से NO3 कट हो जाएगा, तो नीचे बोलो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे N2O5 गिव राइज टू बोलो क्या, 2 मोल ऑफ NO2 प्लस हाफ मोल ऑफ O2, हाफ मोल ऑफ O2। क्लियर हो गया? तो इस चीज को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें इस स्टेप से। तो हमने दोनों स्टेप लिख दी। फर्स्ट स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप, जिसमें कौन बनता है,
N2O5 का डिकम्पोजिशन होके पहले NO2 प्लस NO3 बना, उसके बाद अगली स्टेप के अंदर NO3 फर्दर गेट डिकम्पोज्ड इन द सेकंड स्टेप विच इज द फर्स्ट स्टेप टू गिव द NO2 प्लस O2। फिर हमने इनको इकट्ठा भी लिख दिया और आपने देखा कि 1 मोल, अगर हमारे पास 1 ही मोल होता है N2O5 का, तो 1 मोल ऑफ N2O5 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स द 2 मोल ऑफ NO2 प्लस हाफ मोल ऑफ O2। अगर इसको आप मोलिकुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर हम पूरी रिएक्शन को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 2 मोल ऑफ N2O5 ऑन डिकम्पोजिशन विल गिव द 4 मोल ऑफ NO2 प्लस 1 मोल ऑफ O2। तो मोलिकुलर फॉर्म हो गई। अब कोई फ्रैक्शन में भी नहीं रहा, आपका जो आपके कोफिशिएंट थे वो भी फ्रैक्शन में अब नहीं रहे। क्लियर हो गया यहां तक आपको आगे समझ में? लेकिन मेन चीज यही ध्यान रखनी है हमें, स्लो और फास्ट स्टेप कौन सी है। तो ये हमने जो ऊपर लिखा था इसको देखो, ये आप करेक्शन आपने कर ही ली होगी यहाँ पे, जिसमें बोलो क्या था यहाँ पे कि NO3 ऑन डिकम्पोजिशन विल गिव द NO2 प्लस में हाफ O2 को हमने बता दिया था। अब हमें ये बताना, एक्सप्रेस द अबो रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बाय द रेट लॉ। ध्यान दें, बाय द रेट लॉ। रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में डिफरेंस है। रेट लॉ क्या है, कैसा लॉ है, जो किस पे डिपेंड करता है, वो उन कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है जो एक्सपेरिमेंटली हमने डिटरमाइन किए। तो जो रिएक्शन आपके सामने लिख रखी है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रिएक्शन है, ये कोई थ्योरेटिकली रिएक्शन नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया तभी तो पता चला। द फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप एंड द सेकंड स्टेप इज द फास्ट स्टेप। और उसके अंदर हमने रिएक्शन को देखो लिख दिया, यहाँ पे बैलेंसिंग है पूरी, सारे नंबर ऑफ मोल्स आप काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप में भी सेकंड स्टेप में भी सारे बैलेंस्ड हैं। तो मींस उसके बाद हम क्या करेंगे, अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक्सप्रेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रेट लॉ। अब देखो हम आंसर देखो कैसे लिखेंगे। आपने ये देखा, आउट ऑफ दीज 2 स्टेप्स द नंबर ऑफ द मोलिक्यूल टेक्स पार्ट इन द स्लोएस्ट स्टेप आर ओनली 1। बोलो कितने रिएक्टेंट मोलिक्यूल इसके अंदर आप देखें। देखो ये सेकंड स्टेप, देखो हमें ये लिखना पड़ रहा है यहाँ पे, ये तो देखो आप करेक्शन कर ही लेंगे, एक बार आपको लिखवा दिया था, बार बार अब की बार हम नहीं लिखेंगे। ये अंडरस्टूड है कि आपने अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। तो जो पहली स्टेप है जो कि स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप के अंदर हमें क्या देखना है कि कितने रिएक्टेंट मोलिक्यूल आपस में इन्वॉल्व हैं। वो बोलो कितने स्लो स्टेप में रिएक्टेंट के मोलिक्यूल, वो है N2O5। बोलो कितने, N2O5 के 1 मोल है, उससे पहले 1 ही लिख रखा है। तो इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन उसको हम कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू K, और N2O5 रेज टू द पावर में बोलो हमने क्या लिखा, 1 लिखा। क्या लिखा, रेज टू द पावर में 1। तो इस टाइप से हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, मींस द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 1। मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 1। तो ये सेकंड स्टेप को देखो आप जरूर करेक्ट कर लेना, देखो मैंने आपको पीछे करके दिखा दिया था, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप की इन्वॉल्वमेंट ही देखनी थी, वो आप जरूर देखें। हाँ एक चीज और हम आपको देखो यहाँ पे बताना चाहेंगे, बड़े ध्यान से देखना। वैसे ही एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन चली, ध्यान देना, और वो कुछ ऐसी रिएक्शन है कि मान लीजिए A2 प्लस B2, ध्यान देना कि इस टाइप से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ सकता है। प्लस आपके यहाँ पे आपके बन गया, यानी C प्लस देखो D आपका बन गया, देखो यहाँ पे ये कोई रिएक्शन है। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, देखो एग्जाम में इसका मैकेनिज्म लिखा इस टाइप से आ गया। मान लीजिए इसके 2 मोल्स लिखते हैं, इसके 3 मोल लिखते हैं, इसके 2 मोल बन गए, और इसका मान लीजिए 1 ही मोल बनता है। इस टाइप से हमने लिख दिया, हमें नहीं पता C और D कौन है, सिर्फ वैसे लिख दिया हमने आपको, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब हमने मैकेनिज्म लिखा, यही हमने एक्सप्रेस करना था, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन करनी थी, तो ऐसा कुछ लिखा मिल गया एग्जाम में कि 2 मोल ऑफ A2 प्लस 1 मोल ऑफ B2 गिव राइज टू 1C। देखो ऐसा मिल गया, प्लस सेकंड स्टेप अब हम लिखते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या हुआ, सेकंड स्टेप के अंदर हुआ कि आपके जो आपके कौन कौन बच गए बोलो, हाँ 2 मोल ऑफ B2 प्लस यहां पे हम लिख देते हैं 3 मोल ऑफ C, 3 मोल ऑफ C react to give 4 मोल ऑफ C प्लस 1D। देखो हमने ऐसा लिख दिया, पहली स्टेप के ऊपर हमने लिख दिया कि इट इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप के ऊपर हमने लिख दिया मान लीजिए स्लो स्टेप। देखो एग्जाम में कैसे भी लिखा मिल सकता है। अब आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, तो आप कैसे कहेंगे। अब हमें ये देखना है, बड़े ध्यान से देखो, हमें कुछ ज्यादा कुछ काम नहीं करना, ये क्वेश्चन है आपके लिए।
अब हमें आंसर लिखना है, हमें सिर्फ मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन लिखना है, हमें ये बताना है ये देखो स्लो स्टेप में कितने मोलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। तो आप ये गलती मत कर देना कि स्लो स्टेप के अंदर हम ये देखेंगे कि देखो यहाँ पे ये 2 मोल तो B2 के हो गए, 3 मोल C के हो गए। नो, हमें ये नहीं देखना, हमें सबसे पहले मेन रिएक्शन की तरफ चलें। देखो जो ऊपर लिखी थी उसमें आप ये पता करें रिएक्टेंट कौन है। रिएक्टेंट तो सिर्फ A2 और B2 हैं, दीज आर द रिएक्टेंट्स। ये आप जरूर ध्यान रख लें, रिएक्टेंट्स ऐसे लिख ले चाहे आप। अब ये देखो कि A2 और B2 ही रिएक्टेंट है, C और D रिएक्टेंट नहीं है, या कोई और EF लिख देते वो रिएक्टेंट नहीं है, C और D तो प्रोडक्ट है। तो अब सेकंड स्टेप जो कि एक स्लोएस्ट स्टेप है, कैसी स्टेप है, मैंने स्टेप लिख दिया, स्लो लिख देते हैं, दैट इज अ स्लो स्टेप। ये स्लो स्टेप है, बोलो कैसी स्टेप है, दैट इज द स्लो स्टेप। सेकंड स्टेप इज द स्लो स्टेप। इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देखे कितने हैं, रिएक्टेंट तो सिर्फ B2 है, और B2 बोलो कितने इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर, 2 मोल्स ऑफ B2। ये C जो है दे आर नॉट द रिएक्टेंट। तो बताओ अब स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए, ओनली 2। ओनली बोलो क्या, 2। उसी के ऊपर रिएक्शन की रफ्तार डिपेंड करेगी। सो द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2, नॉट द 5। आप ऐसा मत कर देना 2 मोल ऑफ B2 और 3C को 3+2 आप काउंट कर दे और 5 कह दे, ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखें, आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन इन द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो गए, उन्हीं को सिर्फ काउंट करना है, वही कहलाती है आपकी मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। वही क्या कहलाएगी, आपकी मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपकी एक एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है वो, आपकी एक एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है, जबकि मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन एक थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी थी। हमने थ्योरेटिकल मैकेनिज्म लिखा था अभी आपके सामने, आपको बता दें ये कोई एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन मैकेनिज्म नहीं था, हमने थ्योरेटिकली मैकेनिज्म लिख दिया, पेपर के ऊपर लिख दिया, और फिर हमने देखा कि स्लो स्टेप के अंदर आपके कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व थे। तो अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए अल्फा मोल ऑफ ए प्लस बीटा मोल ऑफ बी। देखो जो पीछे अभी हमने क्वेश्चन करके आपको दिखाया है ना, वो आमतौर पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए था, कि जो अभी हमने निकाल के दिखाया ना पीछे 2 मोल ऑफ B2 रिएक्ट कर रहे थे स्लोएस्ट स्टेप के अंदर, आमतौर पे वो चीज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए पूछी जाती है। लेकिन एक आधी बार मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं, तो ताकि आप पजल ना हो, अदरवाइज दोनों में डिफरेंस है। मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट व्हाइल द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। लेकिन एग्जाम में एक बार ऐसा पूछा गया था, वो पूछना वैसे ठीक नहीं था कि वहां पे मोलिकुलरिटी आपसे पूछते, लेकिन ऑल दो फिर भी ऐसा पूछा जा सकता है। तो आप जवाब उसी टाइप से देंगे जैसे आपको समझाया गया। तो ये हमने रिएक्शन लिखी, उसके बाद देखो रेट ऑफ रिएक्शन को हमने लिख दिया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर अल्फा, बी की रेज टू द पावर बीटा, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया, के लिख दिया, आर इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी विच आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, के यहाँ पे रेट कांस्टेंट है। तो अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहें, देखो जो आपकी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड जो रिएक्शन थी, एक्सपेरिमेंटली जो हमने कोफिशिएंट डिटरमाइन कर लिए रिएक्टेंट ए और बी के, वो अल्फा और बीटा है, उन्हीं का हम सम देखेंगे। तो द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट व्हिच आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। उसी को आप क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, या द सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, उसे आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। So means the sum of the concentration term of the reacting species on which the rate of the reaction actually depends is called as the order of reaction. Actually depends का मतलब ये होता है कि आपने कोई रिएक्शन लिख दी, आपने उसको बैलेंस भी कर दिया, बैलेंसिंग के बाद आपने देखा कि ए मोल ऑफ ए बी मोल ऑफ बी के साथ रिएक्ट करते हैं, वो तो था आपका बैलेंस रिएक्शन। लेकिन जरूरी नहीं कि वही जो हमने बैलेंस मोल दिखाए वही आपस में एक्चुअली डिपेंड करते हैं, एक्चुअली रिएक्ट करते हो। तो एक्चुअली कितने रिएक्ट कर रहे हैं वही हमने यहाँ पे लिखा, द सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज या रिएक्टेंट्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स। मींस हम लिखते थे ना अल्फा मोल ऑफ ए प्लस बीटा मोल ऑफ बी, जैसे हमने ऊपर लिखा, ये अल्फा मोल ऑफ ए बीटा मोल ऑफ बी हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड किए हैं। सो दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसे क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमने देखो रिएक्शन लिखी, मान लीजिए कोई रिएक्शन, ये है बैलेंस रिएक्शन, देखो हमने ए और बी लिखा है, यहाँ पे हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हुए चल रहे हैं, ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी गिव राइज टू द प्रोडक्ट। अब क्या हुआ, ये अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ऐसे लिखा मिलता है एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू
A mole of alpha plus B mole of beta. Calculate the order of reaction. अब आप ये बताएं, दो रिएक्शन हो गई आपके सामने, एक तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B लिख रखा है, एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रिएक्शन मींस रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा, उसमें क्या लिखा, R इक्वल टू क्या आ जाएगा, A मोल ऑफ अल्फा प्लस B मोल ऑफ बीटा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करें। अभी तो हमने देखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन कि रेट ऑफ रिएक्शन कौन होती है, उसमें कौन से सम ऑफ कोफिशिएंट देखने, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट व्हिच आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, उसी का सम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। तो मींस सम ऑफ कोफिशिएंट कौन से देखने हैं, विच आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा आपका, और ना के आपका ए प्लस बी, वो नहीं लिखना आपका, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी आप ना लिख देना एग्जाम में, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया इतना। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की टाइप्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो रिएक्शन है वो डिफरेंट ऑर्डर की हो सकती है, वो जीरो ऑर्डर भी हो सकती है, वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है, सेकंड थर्ड, वो फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकती है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन होती है, द रिएक्शन ऑन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन द, बोलो किसके ऊपर, डू नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट, और you can say do not depend upon the initial concentration of the reactant taken in the container में आप रिएक्टेंट शुरू में कम ले लें, ज्यादा ले लें, कितने भी ले लें, शुरू में कितने भी रिएक्टेंट ले लें आप कंटेनर में, उस बात के ऊपर अगर रिएक्शन की रफ्तार डिपेंड ना करे तो वो कहलाती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मींस द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर हो गया। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ द रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट। सिंपली मीन जब रिएक्शन लिखेंगे जैसे बैलेंस में तो अब लिख देंगे ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी, लेकिन वास्तविकता में जब एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो ये पाया गया जो ए मोल ऑफ ए बी मोल ऑफ बी लिखा हमने वो डाल भी दिए कंटेनर में, लेकिन वो चाहे आप कम डाल दो ज्यादा डाल दो उससे रिएक्शन की रफ्तार के ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता। तो इट मींस जो रिएक्शन है वो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है। क्लियर हो गया इतना। अब जैसे दूसरे शब्दों में कहें द रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डू नॉट vary with the time and the rate of the reaction remain constant throughout the course of the reaction is called as the zero order reaction। फिर आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी, वो क्या बात आई होगी कि जो हमने यहाँ पे लिख दिया अभी डेफिनेशन में कि द रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डू नॉट वेरी विद द टाइम। आप कहेंगे सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपने हमें बताया था बिल्कुल शुरू में कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। मींस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज तो होगा ही, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज तो होगा। फिर आपने ऐसा क्यों लिख दिया द रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डू नॉट वेरी विद द टाइम। डू नॉट वेरी विद द टाइम का मतलब क्या है, हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ले रहे हैं मोल्स पर लीटर के अंदर, हम ले रहे हैं, बोलो किस बात के ऊपर, देखो ध्यान से देखना जो मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कोई रिएक्शन ऐसी है, देखो ये आपके पास एक, देखो ये कंटेनर है, आप ध्यान देना, देखो बड़े ध्यान से, हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन कर रहे हैं और कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर देखो ये रिएक्टिव साइट है, देखो ये पोर्स है, मान लीजिए हम 6 पोर दिखा देते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो बहुत हैं जो बाहर देखो घूम रहे हैं, A2 रिएक्टेंट, ये B2 रिएक्टेंट, यहाँ पे A2 रिएक्टेंट, ये B2 रिएक्टेंट है, लेकिन ये बाहर है कंटेनर में, लेकिन रिएक्शन चल कहां पे रही है, ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। देखो ये यहाँ पे कैटलिस्ट है जिसके सरफेस के ऊपर बोलो क्या होगी, रिएक्शन चलेगी। तो मान लीजिए A2 यहाँ पे इस सरफेस पे बैठ गया, B2 यहाँ पे, मींस एक दूसरे के नजदीक आ गए, A2 ये B2 ये A2 ये B2, मान लीजिए आके देखो यहाँ पे बैठ गए। अब इनके बीच में रिएक्शन चली, रिएक्शन चलने के बाद क्या हुआ, मान लीजिए प्रोडक्ट बन गया। मान लीजिए, अब ध्यान से देखते जाना इस चीज को, हम दोबारा से शो कर रहे हैं इस चीज को, देखो आगे हुआ क्या, ताकि आप इस लाइन का मतलब समझ पाए कि द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डू नॉट वेरी विद द टाइम। फिर क्या हुआ, देखो वही हमने ये साइट दिखा दी, देखो उसके बाद A2 और B2 के बीच देखो रिएक्शन चली, और रिएक्शन चलते ही साथ मान लीजिए कोई प्रोडक्ट, देखो उसको हम P कह देंगे, P बन जाएगा। देखो यहाँ पे ये P बन गया, लेकिन उसी टाइम बाहर से A2 और B2, देखो ये जो जगह खाली होंगी, देखो मान लीजिए यहाँ पे ये B2 एसएस थे, इनके बीच अभी ये इनके बीच कोलिजन मान लीजिए हमने शो किया कि अभी होगा, देखो मैंने A2 B2 लिख दिया, ये 2 पोर्स आपके खाली हो गए, लेकिन खाली होंगे नहीं, एकदम से इसके ऊपर कौन आके बैठ जाएगा, दोबारा से A2 आके बैठ गया। देखो बाहर से A2 आया और इसके अंदर आके सिट कर गया, ऐसे B2 आया वो यहाँ पे आके देखो ऐसे सिट कर गया,
मीन्स जो नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ऑन द रिएक्टिव साइट रिमेन सेम थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। पूरी रिएक्शन के दौरान, ध्यान दे मैंने क्या कहा, पूरी रिएक्शन के दौरान द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट इज द A2 एंड B2 विल रिमेन सेम ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, ऑन द रिएक्टिव साइट ऑफ द कैटलिस्ट। देखो जब रिएक्शन शुरू की थी, जैसे ही शुरू हुई, आप ये बताएं जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, देखो सरफेस इस रिएक्टिव साइट के ऊपर, इनके ऊपर बोलो A2 कितने, देखो 1 2 एंड 3 है A2 आपके, देखो यहाँ पे देखो, और B2 कितने हैं, वो भी 3 है, देखो B2। फिर रिएक्शन चल पड़ी, देखो प्रोडक्ट आपका P हमने बनते हुए भी दिखा दिया। फिर जो रिएक्टिव साइट वैकेंट हुई उनमें जाके कौन बैठ गए, फिर A2 B2 बैठ गए, उससे ज्यादा तो बैठ नहीं सकते। तो रिएक्टिव साइट के जो संख्या है, जो नंबर है, वो तो फिक्स है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी फिक्स रहेंगे। तो जिससे क्या हुआ, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अब भी कितने बोलो A2, वो 3 है, और B2 बोलो कितने, वो भी देखो 3 है। मींस यही हम कह रहे थे यहाँ पे कि द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम on the surface of the catalyst in the reactive site of the catalyst, means their concentration remains same throughout the course of reaction, means their concentration do not vary on the surface of the catalyst। ये इस लाइन का मतलब था जो हमने ऊपर लिखा था ना, the reaction in is the concentration of the reactant do not vary with the time, means their concentration remains same on the reactive site of the catalyst। ये इस लाइन का रियल सेंस थी, ये इस बात की रियल मतलब था इसका। अब क्लियर आपको हो गया होगा। एंड द रेट ऑफ द जो रिएक्शन है वो भी रिमेन कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द रिएक्टिव साइट वो आपके सेम रहे, इसलिए जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आप इस कंटेनर में मान लीजिए रिएक्टिव साइट तो देखो 6 हमने शो की थी आपको समझाने के लिए। अब आप इसमें चाहे आपके 100 मोल डाल देते A2 B2 के, चाहे 200 मोल डाल दो, 500 मोल डाल दो, 1000 मोल डाल दो, आपके बैठे तो कितने होंगे उसके सरफेस के ऊपर, बचे हुए जो रिमेनिंग है वो तो क्या रहेंगे, वो तो आपके बिल्कुल बाहर रहेंगे। तो मैं जो रिमेनिंग रिएक्टेंट है वो तो कहां पे रहे, कंटेनर के अंदर ही है, क्लोज्ड कंटेनर के अंदर ही है, लेकिन रिएक्टिव जो साइट है उसके ऊपर तो नहीं है। रिएक्टिव साइट के तो हमेशा ही फिक्स रहने वाले हैं। तो मीन्स क्या आपने जो इनिशियल कंसंट्रेशन ली, शुरू में जो रिएक्टेंट्स लिए, वो चाहे आप कितने भी ले लो, कम ले लो, ज्यादा ले लो, कितने भी ले लो, लेकिन कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर तो वही फिक्स अमाउंट में बैठने हैं। तो वही हमने कहा था कि द रिएक्शन whose rate do not depend on the initial concentration of the reactant is called as the zero order reaction। आप उसे क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि इन चीजों में काफी बार पजलिंग होती है, कभी हम पढ़ते थे तो हमें भी इस चीज में पजलिंग हो जाती थी, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये एग्जांपल लेके इसकी डेफिनेशन समझाई गई है, तो आप अच्छे से अब समझ गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो एग्जांपल लिया हमने, H2 react with Cl2 gas to give the HCl। तो ये कैसी रिएक्शन, इट इज फाउंड टू बी दैट इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें होता क्या, इन द अबव रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द H2 एंड Cl2 रिमेन सेम पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, सो द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैंने लिख दिया ना पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब जैसे कंसंट्रेशन मैंने देख लिया मोल्स पर लीटर, 1 लीटर के एरिया में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो तो रहेंगे बिल्कुल सेम। अगर ऐसे रहते हैं तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मींस द कंसंट्रेशन ऑफ द H2 and Cl2 these are the reactant remain same throughout the course of the reaction per liter of the solution, so it is the zero order reaction। नेक्स्ट हम देखते हैं decomposition of the ammonia on the surface of the catalyst, that is the tungsten here। तो इसमें क्या होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो रिमेन सेम रहेगी ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, जैसे मैंने अभी कहा था, सो इट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसलिए वो क्या होगी, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे आप यहाँ पे देखें, देखो हमने शो कर दिया ना, ये बाहर तो देखो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, देखो जो हमने शो कर रखे मूव करते हुए, वो जाएंगे रिएक्टिव साइट के ऊपर जाके बैठ जाएंगे। टंगस्टन जो कि एक कैटलिस्ट है, बोलो क्या है ये टंगस्टन, यहाँ पे एक कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर क्या होती है, रिएक्टिव साइट। आपने पढ़ रखा है ना, कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो मींस जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गो एंड सिट ऑन द रिएक्टिव साइट on the surface of the catalyst, where these reactant molecule collide efficiently and get converted into the product, and product leave these reactive site, वो उनको छोड़ देंगे, and now the fresh reactant molecule come and sit on the vacant reactive site। fresh reactant molecule आएंगे, फिर reactive site के ऊपर बैठ जाएंगे, again collision takes place and so on, the process goes on in continuation, वो लगातार चलती रहेगी। लेकिन throughout the course of the reaction, जो catalyst के surface के ऊपर reactive site हैं, उनमें reactant molecule की संख्या क्या रहेगी, बिल्कुल सेम। देखो आगे हमने दिखाया, ये ऐसे मूवमेंट हम दिखा रहे हैं, जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपके बाहर आने शुरू हो जाएंगे।
वो आपके बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मीन्स ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलती रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद अगली डेफिनेशन, दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि एक ऐसी रिएक्शन जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड ही ना करती हो। नेक्स्ट रिएक्शन ऐसी आ जाती है कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट चाहे एक हो चाहे दो टाइप के रिएक्टेंट हो, लेकिन रिएक्शन का चलना रुकना किस पे डिपेंड करे? ओनली ऑन वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट। तो उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मींस द रिएक्शन in which the rate of reaction depend only upon the one concentration term of the reactant is called as the first order reaction। उसे आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आप एक्सपेरिमेंटली करके भी देख सकते हैं। मींस आपके पास दो रिएक्टेंट हैं, आप एक रिएक्टेंट को कम ज्यादा कर देते हैं तो रिएक्शन की रफ्तार कम ज्यादा हो जाती है। दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड ही नहीं करती, चाहे वो कम हो ज्यादा हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। ऐसा आमतौर पर कब होता है? जब दूसरे रिएक्टेंट को हम एक्सेस में ले लेते हैं, आमतौर पर ऐसा तब होता है। आगे बताएं भी गया आपको। तो डिकम्पोजिशन होता है जैसे अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2। देखो जब इसका डिकम्पोजिशन हुआ N2 प्लस 2H2 में, ये पहले भी हमने आपको बताया था, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिखा R इज इक्वल टू K। NH4NO2 की मोलर कंसंट्रेशन और रेज टू द पावर में बोलो हमने क्या लिख दिया? 1। ये वो 1 है जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए गए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंट के दौरान कितने जो मोल्स हैं रिएक्टेंट के वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देती है, उन्हीं कोफिशिएंट के सम को आप कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट एज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली इज 1, देन इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड सिर्फ किस पे करती है? डिपेंड ओनली ऑन वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द अमोनियम नाइट्राइट। सो दैट गिवन रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लें, डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज H2O2। H2O2 का हमने ये डिकम्पोजिशन किया H2 प्लस हाफ O2 के अंदर। देखो ये ब्रेकडाउन यहाँ पे हो गया। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है या नहीं? पहले तो आप ये चेकआउट करें। देखो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड नहीं है यहाँ पे। बोलो बैलेंस क्यों नहीं है? बैलेंस इसलिए नहीं है कि H2O2 में तो आप देखें बड़े ध्यान से, H भी 2 है, O भी 2 है, तो इट मींस ये आपकी बैलेंस नहीं। ऐसा रिएक्शन होती भी नहीं। होता क्या है वास्तविकता में? H2O2 का जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो प्रोडक्ट H2 नहीं बनता, प्रोडक्ट बनता है H2O, वाटर। ये सिर्फ हमने इसलिए लिखा था कि आप में से कोई बच्चा चैट बॉक्स में लिख देगा, अगर उसने थोड़ा बहुत वो पढ़ के आया होगा तो। मींस डिकम्पोजिशन जब भी होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, और मैंने ये भी सोचा था, एक चैप्टर था आपका, देखो हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। उस चैप्टर के दौरान आपको ध्यान होगा हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में पढ़ा था, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में। वहां पे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल भी था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी थे। वहां पे ही इस रिएक्शन को हमने बैलेंस करके भी लिखा था। वहां पे एक डेफिनेशन आई थी ना, आपको ध्यान हो, हम यूज करते थे। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कंपटीशन में भी आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म 10 वॉल्यूम H2O2? मींस बोतल होती है ना H2O2 की, उसके ऊपर लिखा मिलता है 10 वॉल्यूम H2O2, ऐसे लिखा मिलता है। तो उसका मतलब क्या था? वो वहां पे सिखाया गया था। तो उस दौरान पहले हम रिएक्शन को बैलेंस करते थे, जब उसके न्यूमेरिकल हम वहां पे स्टडी करते थे। तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो मींस यहाँ पे देखो हमने करेक्ट कर दिया इस रिएक्शन को। मींस H2O2 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स द H2O प्लस हाफ O2। नाउ दैट इज द करेक्ट रिएक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? हमने इसको लिखा रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म के अंदर। देखो ये हमें फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे H2O। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू R इज इक्वल टू K H2O2 रेज टू द पावर, बोलो क्या लिखेंगे? 1, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे कि जो इस रिएक्शन के दौरान इन दी अबो रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, बोलो किसके ऊपर? डिपेंड्स अपॉन ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द, बोलो क्या? H2O2। सो इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बोलो रिएक्शन कैसी है? इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपनी अगली रिएक्शन, दैट इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ऐसे ही कौन होंगी? द रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसकी रफ्तार, उसका चलना रुकना किस पे डिपेंड करे? डिपेंड ऑन टू कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए एक ही रिएक्टेंट है A2, उसके 2 मोल हो जाएं, या 2 रिएक्टेंट है, एक तो A2 है एक B2 है। तो मींस 1 मोल तो A2 का हो जाए, 1 मोल B2 का हो जाए, तब भी 2 मोल के ऊपर डिपेंड कर गई, तो वो भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएंगी। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से आपके एग्जाम में गिवन मिल सकता है। तो मींस द रिएक्शन in which the rate of reaction depend upon the two concentration terms of the reactant is called as the second order reaction। जो वो 2 concentration term है वो सेम रिएक्टेंट की भी हो सकती हैं, कि मान लीजिए रिएक्टेंट एक ही था,
तो उसके ही 2 मोल हो जाए, उसकी 2 कंसंट्रेशन, या 2 अलग अलग रिएक्टेंट हैं तो दोनों के एक एक मोल के ऊपर डिपेंड कर जाए तो भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन 2 कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड मींस 2 मोल ऑफ HI गिव राइज टू H2 प्लस I2। तो मींस यहाँ पे HI के ही 2 मोल है, तो मींस इट इज द जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, सो इट इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो बोलो कैसी हो गई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू K HI रेज टू द पावर में 2 हो गया। तो क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रॉपर्टी थी, एक्सपेरिमेंटली हमने डिटरमाइन किया कि HI के एक्चुअल में कितने मोल्स आपके कोलाइड करके और H2 प्लस I2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो in the above reaction, the rate of reaction depend upon the 2 concentration term of the HI, so the reaction is of second order reaction। देखो ऐसा हम क्यों लिख के आपको दिखा रहे हैं, एग्जाम में कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये रिएक्शन लिख दी हमने 2HI प्लस और एग्जाम में पूछ लिया गया व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये भी लिख दिया कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, तो बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं द रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये लैंग्वेज नहीं लिखते, एक्चुअल में लैंग्वेज हमें लिखनी होती है कि पहले आप लिखेंगे R इज इक्वल टू K HI की ब्रैकेट में लिखेंगे HI को रेज टू द पावर में 2, फिर आगे लिखेंगे इन द अबव रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द 2 कंसंट्रेशन टर्म ऑफ HI ऐसा आप लिखेंगे, फिर लिखेंगे सो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2। आपको कंप्लीट लिखना भी पड़ता है एग्जाम में, आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ द इथाइल एसीटेट इन द बेसिक मीडियम। तो इथाइल एसीटेट हमने लिया, बेसिक मीडियम मींस कोई भी बेस आप ले सकते हैं, NaOH KOH, बेसिक मीडियम आपने ले लिया, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, एक्वस तो होगा ही मींस वाटर तो होगा ही। तो आपकी ये रिएक्शन चली, बोलो क्या बना, सोडियम एसीटेट बन गया प्लस इथेनॉल आपका यहाँ पे बन गया। तो मींस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिएक्शन की रफ्तार किस पे डिपेंड कर रही है, रिएक्शन की रफ्तार 1 मोल पे डिपेंड करेगी या 2 के ऊपर। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, R इज इक्वल टू K, एक तो इथाइल एसीटेट का मोल, दूसरा NaOH का मोल, means the rate of reaction depend upon the one concentration term of the ethyl acetate and the other concentration is of NaOH, so it is the second order reaction। तो 2 अलग अलग मोल्स हो गए, उनके एक एक मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है। वाटर भी है लेकिन वाटर हमने एक्सेस में ले रखा है, तो वाटर के कम ज्यादा होने से फर्क पड़ेगा नहीं, तो इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन वाटर की कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगी नहीं, सो इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एग्जांपल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सूडो का मतलब फॉल्स, सूडो का मतलब फॉल्स। फॉल्स की आखिर सेंस क्या है यहाँ पे, वो आप एग्जांपल के तौर पे समझ पाएंगे। मैंने कुछ हिंट आपको पहले भी दे दी थी अभी, देखो उसी को मैं रिपीट करूंगा इस डेफिनेशन के अंदर। मींस द रिएक्शन whose molecularity is more than 1, एक ऐसी रिएक्शन जिसकी मोलिकुलरिटी तो 1 से ज्यादा है लेकिन उसका ऑर्डर 1 है, उस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है। तो द रिएक्शन whose molecularity is more than 1 but the order of reaction is 1, then such type of reaction is called as the pseudo unimolecular reaction। What do you mean by that? इसका मतलब यह है जैसे हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं मिथाइल एसीटेट की, एक हमारे पास वाटर है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन चली, आपके पास एसिटिक एसिड बन गया प्लस इथेनॉल बन गया इसकी हाइड्रोलाइसिस के बाद। उसके बाद क्या हुआ, ये कंप्लीट मैकेनिज्म आपको सिखा चुके हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर कैसे होता है, एसिडिक मीडियम में भी बेसिक मीडियम में दोनों में हाइड्रोलाइसिस आपको सिखाया जा चुका है। आपके चैप्टर था कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स के अंदर, आप वहां पे कंप्लीट मैकेनिज्म भी देख सकते हैं। अगर आपको मैकेनिज्म देखना है कि एसिडिक मीडियम में कैसे हाइड्रोलाइसिस होती है, बेसिक मीडियम में कैसे हाइड्रोलाइसिस होती है, तो आप पूरे लेक्चर को देख सकते हैं। हेडिंग कौन सी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स के प्लेलिस्ट में आप चले जाएं, वहां पे आपको देख लेंगे और आपको ये पूरा मैकेनिज्म तक मिल जाएगा। लेकिन अब ये जो बात थी यहाँ पे, ये क्या थी, ये रिएक्शन हम लैब में भी करते हैं, हम आपको बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है आपके केमिकल काइनेटिक्स का जो लेबोरेटरी के अंदर हम करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, देखो यही सेम रिएक्शन होती है, हम आपको बता दें। मीन्स आपको इथाइल एसीटेट या मिथाइल एसीटेट हम लैब में ले लेते हैं जाके, वाटर तो हमारे पास होता ही है, आइस कूल मीडियम में इस रिएक्शन को हम करते हैं, ये भी आपको बता दें। हमें आइस की जरूरत पड़ती है इस रिएक्शन के दौरान क्योंकि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन करें, अभी तो आगे मेथड आएंगे, फिर हम आपको समझा भी देंगे। तो मीन्स ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें होता क्या है कि हम एक चीज को हम यहाँ पे एक्सेस में लेके चलते हैं, हम आपको बता दें, एनी वन ऑफ थिंग, लेकिन जो सस्ता है वो कौन है, वो वाटर है। तो हम क्या करते हैं, वन ऑफ द रिएक्टेंट टेकन इन एक्सेस दैट इज द वाटर, वाटर को हम एक्सेस में ले लेते हैं। मीन्स अब रिएक्शन का चलना रुकना अब किस पे डिपेंड करेगा, वाटर पे तो डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि हमने वाटर को एक्सेस में ले लिया। तो किसकी कंसंट्रेशन के ऊपर अब रिएक्शन की रफ्तार एक्चुअली डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द इथाइल एसीटेट, क्योंकि वो हमने स्मॉल अमाउंट के अंदर लिया। तो जैसे ही फिनिश हो जाएगा इथाइल एसीटेट, रिएक्शन रुक जाएगी।
उसके बाद हम फिर बाहर से डाल देंगे इथाइल एसीटेट, रिएक्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगी। मींस रिएक्शन का चलना रुकना मींस रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? ओनली ऑन वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द इथाइल एसीटेट। एंड नाउ द इन that particular case the reaction do not depend upon the concentration of the water because water here taken in excess, क्योंकि पानी को हमने एक्सेस में ले लिया। तो मींस मोलिक्यूल्स तो दो हैं इस रिएक्शन में। मोलिक्यूल्स तो बोलो कितने हैं? दो। मींस मोलिकुलरिटी तो दो है इसकी, एक तो इथाइल एसीटेट का मोलिक्यूल है और दूसरे वाटर के मोलिक्यूल्स हैं, हो गए ना दो टाइप के मोलिक्यूल। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली किस पे डिपेंड करती है? रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड ओनली ऑन वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द इथाइल एसीटेट। तो दिखने में तो क्या लगा कि 2 मोल्स हैं, एक वाटर है एक इथाइल एसीटेट है, लेकिन रिएक्शन की रफ्तार डिपेंड करती है एक के ऊपर। इट मींस इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी तो 2 है लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एज द सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सूडो का मतलब झूठा है, दिखावटी है कि 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिख रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 नहीं है, वो झूठा है, दिखने में झूठा है, वास्तविकता में एक ही है। ऐसा कैसे हुआ? मैंने अभी आपको बता ही दिया कंप्लीट कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपने एक्सेस में ले लिया, आप रिवर्स भी रिएक्शन करेंगे ना। रिवर्स मींस अगर आप क्या करें, इथाइल एसीटेट को तो एक्सेस में ले लें और वाटर को स्मॉल अमाउंट के अंदर डालते चले जाएं, तो रिएक्शन का चलना रुकना फिर किस पे डिपेंड करेगा? ओनली ऑन द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द वाटर। वाटर के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। फिर मींस आप दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं, दोनों रिएक्टेंट में से आप किसी को भी एक को एक्सेस में ले सकते हैं। लेकिन आमतौर पे प्रैक्टिकली जब हम लैब के अंदर भी करते हैं तो ध्यान रखें हम सिर्फ और सिर्फ वाटर को ही एक्सेस में लेते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है। मैंने भी आपको अभी बता दिया कि आप इथाइल एसीटेट को भी एक्सेस में लेके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर भी रिएक्शन सूडो मोलिकुलर रिएक्शन ही हो जाएगी। मोस्ट मोलिकुलरिटी 2 रहेगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 रहेगी। क्लियर हो गया इतना? तो मींस इस रिएक्शन के दौरान मोलिकुलरिटी तो 2 है लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलो क्या है? 1 है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। देखो शुगर लिया हमने, केन शुगर लिया हमने, C12H22O11 जिसे सुक्रोज भी आप कहते हैं, इसकी हाइड्रोलाइसिस की एसिडिक मीडियम में ही की। आपके पास क्या बन गया? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हमें यहाँ पे मिलता है 1:1 रेशियो में मिलता है। दोनों का जो बिहेवियर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का वो एक दूसरे के रिवर्स होता है। मींस जो आपके पास पहले जब सिंपली वाटर था, केन शुगर को वाटर में डाला था, सिंपल वाटर में तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी, हम आपको फिर बता दें, डिजोल्व हो जाती है शुगर, केन शुगर डिजोल्व हो जाएगी वाटर में। लेकिन जब हम यहाँ पे स्लाइट एसिडिक मीडियम लेते हैं, नाउ द हाइड्रोलाइसिस टेक्स प्लेस, नाउ द क्लीवेज ऑफ द, बोलो कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। उस बॉन्ड का क्लीवेज कब होता है? जब हम एसिडिक मीडियम करें और फिर जाके हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलती है। तो जो बिहेवियर है पीपीएल की तरफ, प्लेन पोलराइज लाइट, केन शुगर प्लेन पोलराइज लाइट को जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है, आगे जब ये मिक्सचर बना ग्लूकोज और फ्रक्टोज का 1:1 रेशियो में, ये उस पीपीएल को इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हुए पाए गए, इसीलिए तो वर्ड आया इन्वर्जन ऑफ शुगर। मींस पानी में जब शुगर थी उसका जो बिहेवियर था पीपीएल को रोटेट करने का, वो बिहेवियर चेंज हो जाता है जब केन शुगर नहीं रही, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कंप्लीटली आपकी हाइड्रोलाइज हो चुकी है। अब आपके पास 1:1 रेशो के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर आ चुका है। तो अब इस मिक्सचर का जो बिहेवियर है पीपीएल की तरफ, वो रिवर्स होगा, ऑपोजिट होगा, इन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इस मिक्सचर को भी हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। सो द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द complete hydrolysis of the cane sugar, after the complete hydrolysis the sucrose is called as the invert sugar, उसे आप invert sugar कह देते हैं। इसके बाद आपने इसमें भी देखिए मोलिकुलरिटी तो 2 ही दिख रही है लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, क्योंकि वाटर को हम एक्सेस में ले लेंगे। कैटलिस्ट जो हम डालते हैं, जो एसिड डालते हैं थोड़ा सा, वो भी स्मॉल अमाउंट के अंदर ही लेते हैं। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर भी बोलो क्या हुआ? 1। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट हम ले लेते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इन बातों को ध्यान रखना कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। मोलिकुलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं होती। मोलिक्यूल तो दिखेंगे, या तो 1 मोलिक्यूल है या 2 मोलिक्यूल्स है, वो फ्रैक्शन में नहीं होते, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते। तो मींस लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में जरूर हो सकता है। तो मींस द रिएक्शन इन विच द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इन फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज द फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप अभी देखेंगे इथेनॉल के बारे में, एसिटाल्डिहाइड के बारे में, जब उसका डिकम्पोजिशन होता है, मींस द डिकम्पोजिशन ऑफ द एसिटाल्डिहाइड, इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो 1.5 पाया गया।
तो मीन जब एसिटाल्डिहाइड का ऐसे डिकम्पोजिशन हुआ, देखो क्या बना यहाँ से C और O मिलके, तो देखो ये CO मींस कार्बन मोनोऑक्साइड देखो निकल गया, बचा हुआ ऐसा कौन है CH4, मींस देयर डिकम्पोजिशन इनटू द मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी 1.5। बोलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना पाया गया, वास्तविकता में 1.5 पाया गया है, तो इसको हमें क्रैम ही करना पड़ता है यहाँ पे। तो इन दी अबव रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1.5। नेक्स्ट हम देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 का जब डिकम्पोजिशन हुआ CO प्लस Cl2 हमें मिला, तो इस रिएक्शन का भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना पाया गया 1.5। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड जब इसके होते हैं, मींस इसके रिवर्स रिएक्शन हम कर दें, मींस कॉम्बिनेशन किसका करें, कॉम्बिनेशन ऑफ CO एंड Cl2, कॉम्बिनेशन बोलो किसका CO एंड Cl2 टू गिव कार्बोनिल क्लोराइड। तो इसके दौरान ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना पाया गया, बोलो 2.5। इस कॉम्बिनेशन ऑफ किसका था, बोलो ये CO एंड Cl2 टू गिव कार्बोनिल क्लोराइड। तो इसके दौरान ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2.5 पाया गया। अब हम नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ गया, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी थ्योरेटिकली भी आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन ये एग्जाम में आने ही होते हैं, कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम बिल्कुल कंपैरिजन फॉर्म में आपको करके दिखाएंगे, उससे पहले आपको डेफिनेशन का जरूर पता होना चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन ऑन डिफरेंट वेज। पहली थी बेसिक डेफिनेशन रेट ऑफ रिएक्शन की, आपको ध्यान होगा R इज इक्वल टू प्लस माइनस dx/dt लिखते थे, मींस द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट विद द चेंज ऑफ टाइम, मींस dx/dt आप लिखते थे। एक तो वो याद रखना है। दूसरा अभी जो हमने रेट लॉ से याद किया था कि R इज इक्वल टू, R क्या था, R रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़्ड टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट। तो रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट जो आएंगे, वो कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 0 है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 1 है तो 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो वही हम लिखने वाले, आप ध्यान से देखें। देखो हमने हर जगह क्या लिख दिया, यही फार्मूला जो अभी मैंने आपको बताया। अब ध्यान से देखें, R इज इक्वल टू प्लस माइनस बोलो क्या dx/dt, और आल्सो इक्वल टू अकॉर्डिंग टू रेट कांस्टेंट क्या था, इज इक्वल टू K, और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट, देखो n आपने लिख दिया, हर जगह हमने ऐसा ही लिखा है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो n है, ये n की वैल्यू हम 0 पुट कर दें, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दें, यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर दें, तो सिंपली वही आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तभी आपके ये जो k है यहाँ पे, जिसे हम रेट कांस्टेंट कह रहे हैं, देखो ये k, इस k की यूनिट हमें निकालनी है। और ये जो dx/dt है, इसकी यूनिट तो हम पहले से ही जानते हैं, बोलो क्या होती है, देखो dx कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन है तो मोल्स पर लीटर, तो dx की तो यूनिट बोलो पहले से आपको पता है, बोलो क्या होगी इसकी, तो मोल्स पर लीटर, और dt मतलब टाइम, तो नीचे तो सेकंड आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपकी रिएक्टेंट लिख रखा है ब्रैकेट के अंदर है, तो मोलर कंसंट्रेशन है, तो मोलर कंसंट्रेशन है तो बोलो क्या हो जाएगी इसकी कंसंट्रेशन, इसकी यूनिट मोल्स पर लीटर, देखो मोल्स पर लीटर, और रेज टू द पावर में तो देखो n है, वो तो देखा जाएगा, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा। अब देखो हम हर जगह वैल्यू पुट करते हैं, बोलो हमने क्या पुट किया, R इज इक्वल टू, देखो dx/dt की जगह हमने बोलो क्या लिख दिया, देखो यही जो अभी बताया गया था मोल्स पर लीटर, और नीचे dt था तो क्या लिख दिया सेकंड। ऐसे ही हर जगह ऊपर हमने क्या लिखा, मोल्स पर लीटर, नीचे सेकंड, देखो मोल्स पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि ऊपर dx है, मींस कंसंट्रेशन है ऊपर, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या, मोल्स पर लीटर। अब उसके बाद आगे हमने, हमारे पास क्या था K और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर n की जगह देखो हमने 0 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2 पुट किया, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद जो चीज आपकी कैंसिल होती है उसे हम कैंसिल भी कर देंगे। आप बोलो कैंसिल क्या क्या होंगे, ध्यान दें, देखो मोल्स पर लीटर समथिंग पावर 0, समथिंग पावर 0, तो समथिंग पावर 0 जो यहाँ पे है, ये तो देखो अपने आप ही 1 हो गया, क्योंकि इज इक्वल टू 1 K मल्टीप्लाइड बाय, देखो 1 आ जाएगा यहाँ पे तो। लेकिन यहाँ पे मोल्स पर लीटर की पावर में देखो 1 है, यहाँ पे देखो ध्यान दें, मोल्स पर लीटर की पावर में बोलो क्या है, यहाँ पे 1 है, तो मोल्स पर लीटर की पावर में यहाँ पे 1 है, तो क्या हुआ, देखो मोल्स पर लीटर से मोल पर लीटर देखो कैंसिल हो जाएगा इस टाइप से। यहाँ पे क्या होगा, मोल्स पर लीटर से एक मोल्स पर लीटर कट गया, सिर्फ एक बच गया मोल्स पर लीटर। तो अभी हम देखो इसको कट करके दिखाते हैं नेक्स्ट लाइन में, आप देखें, देखो हमने क्या किया, वही चीज देखो मोल्स पर, यहाँ पे तो देखो ये तो अपने आप ही 1 हो चुका है, इट इज इक्वल टू 1, इतना हिस्सा यहाँ से ये कैंसिल कर दें। हमने ओपन फॉर्म में लिखा मोल्स पर लीटर की पावर 2 था, तो एक मोल्स पर लीटर को ऐसे रहने दिया, दूसरे को मोल्स पर लीटर ऐसे लिख दिया, तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया इतना। अब K तो इधर ही रहेगा, देखो यहीं पे, अब ये लीटर ऊपर चला जाएगा और ये मोल्स देखो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो देखो यूनिट बन गई। उधर सिर्फ क्या बच गया, पर मोल पर सेकंड है, बोलो यहाँ पे K की यूनिट क्या होगी, पर सेकंड। उधर क्या हो गया बोलो यहाँ पे,
के की यूनिट क्या बच गई, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, सीधी ही बच गई। तो देखो यूनिट बन गई, बोलो इधर क्या बची थी, देखो यहाँ पे तो ये क्या था, बोलो ये तो 1 हो गया था, बोलो क्या हो गया था 1। सो यूनिट ऑफ के बोलो क्या बन गई, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। यहाँ पे मोल्स पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बच गया, पर सेकंड, तो यूनिट इज पर सेकंड। यहाँ पे मोल्स पर लीटर से पर लीटर कट गया, तो के तो इसी साइड में है, तो यूनिट क्या बन गई, लीटर ऊपर चला गया, मोल नीचे, तो लीटर पर मोल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट के फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपको जरूर याद रखनी है। देखो अभी तो आप समझकर याद कर रहे हो, बाद में धीरे धीरे आपको ये क्रैम भी हो जाएंगी, क्योंकि इनके बेसिस के ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो। तो अब बताएं शाबाश जल्दी से, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बोलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या यूनिट होती है, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, वेरी गुड। उसके बाद आप ये बताएं व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पर सेकंड, बिल्कुल याद कर लेना अच्छे से। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बोलो क्या, लीटर पर मोल पर सेकंड। आप इनको अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लें, बार बार निकाल के देखें और इनको याद कर लें। अब देखो, अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच। मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन मैंने बताया था ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। तो देखो, द टोटल नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एज द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान कितने रिएक्टेंट इकट्ठे आपस में टकरा रहे हैं, वो कहलाती है मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अगर स्लो स्टेप में देखें, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो स्लो स्टेप में देख लेंगे कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो वो कहलाती है मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। क्लियर हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है जैसे अभी आपको बताया मैथमेटिकल वे में भी, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट व्हिच आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फिर और हमने क्या देखा था, जो मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन वो सिर्फ आपकी इंटीग्रल वैल्यू होगी 1 2 3, वो जीरो भी नहीं होती। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपकी फ्रैक्शन में भी हो सकती है, 1.5 2.5, अभी हमने देखा भी था। मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन कभी भी जीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ मोलिक्यूल तो आप कंटेनर में लेंगे ही, मोलिक्यूल तो डालने ही हैं, तो मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नेवर बी जीरो। लेकिन जिसके ऊपर रिएक्शन की रफ्तार डिपेंड करती है, कितने टर्म है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है, क्या वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है या नहीं करती, करती है तो कितने के ऊपर करती है, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट पे करती है या 2 पे करती है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, वो जीरो भी हो सकता है। और मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था डेफिनेशन के दौरान ही, कि फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल व्हिच आर कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली इन द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टेकन फॉर ओवरऑल रिएक्शन, नो सेपरेट स्टेप्स आर रिटन टू ऑब्टेन इट। हम डायरेक्ट देखते हैं R इज इक्वल टू के समथिंग लिखा मिलता है, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट हम देख लेते हैं व्हिच आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। अब देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया था ना, आपको ध्यान होगा रेट कांस्टेंट की यूनिट जरूर याद रखना। अब आ गया आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, बोलो क्या है द वैल्यू, बोलो क्या, रेट कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन इज 0.1 पर सेकंड। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब सोचिए ध्यान से, बोलो कि कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। मींस आपको क्या दिखा, एज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज पर सेकंड, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज पर सेकंड। बोलो पर सेकंड रेट कांस्टेंट की यूनिट किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए होती है, because the unit of rate constant that is per second is for first order reaction, so the given reaction is first order, इसलिए जो given reaction है वो first order reaction है। तो सिर्फ यूनिट को देखते हुए हमने जवाब दे दिया। अब अगला क्वेश्चन भी देख लें इसी टाइप का, a reaction has the rate constant of 4.9 multiplied by 10 की पावर 5 और यूनिट बोलो आगे क्या है, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया। what will be the effect, what will be the effect on the rate of reaction if the concentration of the reactants get doubled, अगर हम दुगनी कर दें। तो देखो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, बोलो किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए होती है। सो द as the unit of rate constant moles per liter per second is for zero order reaction, वो सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती हैं, क्योंकि जो k है इट इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है और इसकी यूनिट भी फिक्स है फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये मोल्स पर लीटर पर सेकंड यूनिट होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्लियर हो गया, यहां तक भी क्लियर हो गया। अब आगे देखें, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर, बोलो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा आपका।
क्लियर हो गया इतना। अब जो ए क्या है, ये रिएक्टेंट है, और क्वेश्चन में क्या था, क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट गेट डबल्ड। अगर हम दुगनी कर दें तो दुगनी करेंगे तो देखो हमने क्या लिखा, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट गेट डबल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स, देखो रेट ऑफ रिएक्शन को हम यहाँ पे आर डैश करके लिख देंगे, आर डैश दैट इज द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, आर डैश लिख दिया मैंने, आर डैश इज इक्वल टू के, और हमने क्या पुट कर दिया बोलो यहाँ पे 2a, मींस डबल कर दी हमने, दैट इज द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, आर डैश इज इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन की जगह लिख दिया 2a रेज टू द पावर 0। ऊपर भी जब हम करेंगे आर इज इक्वल टू के ए की पावर 0, यहाँ पे क्या आ गया, आर डैश इज इक्वल टू के 2a की पावर 0, तो बोलो क्या आया, आर इज इक्वल टू के, मींस आर डैश इज इक्वल टू के। ऊपर भी क्या था बोलो, आर इज इक्वल टू के ए की पावर 0 था, तो बोलो वहां पे भी क्या आएगा, इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय देखो 1 होता है, इज इक्वल टू देखो के। सिमिलरली यहां पर भी क्या आया, मींस आर इज इक्वल टू आर डैश आ गया। पहले रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी आर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमने दुगनी कर दी, डबल कर दी, और ऊपर यूनिट से हमें पता चला था जीरो रिएक्शन है, हमने दुगनी लिख भी दी, 2a लिख दिया, लेकिन पावर में तो जीरो ही है ना, तो आर डैश इज इक्वल टू के आ गया, मींस आर की वैल्यू भी के, आर डैश की वैल्यू भी के आ गई आपकी यहाँ पे। तो इट मींस क्या पता चला इससे, इससे ये पता चला देयर अकर्स नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि आर की वैल्यू और आर डैश की वैल्यू, देखो आर डैश में दोबारा कर देता हूं, तो मींस यहाँ पे क्या पाया गया कि आर इज इक्वल टू आर डैश, आर इज इक्वल टू बोलो क्या आ गया, आर डैश आ गया यहाँ पे, मींस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, देयर अकर्स नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम, आर ही रहा, क्योंकि आर डैश आर के इक्वल ही आ गया। अब इसके बाद हमारा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने डेफिनेशन के अंदर भी यूज अप कर लिया था, जब अभी हम डिफाइन कर रहे थे, डिफरेंस देख रहे थे मोलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में। बोलो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई रिएक्शंस ऑफ हायर ऑर्डर आर रेयर, हायर ऑर्डर की रिएक्शन रेयर क्यों होती है। वो इसलिए, आप एक चीज बताएं कि मान लीजिए देखो आपके पास देखो ये कोई कंटेनर है, और इसके अंदर मान लीजिए दो ही रिएक्टेंट होते हैं, देखो ये तो आमने सामने आपस में अच्छे से कोलाइड कर जाएंगे, मान लीजिए 3 हो गए, चलो ये भी कोलाइड कर जाएंगे, मान लीजिए ये हो गए, ये भी चलो कोलाइड कर जाएंगे। लेकिन अब क्या, मान लीजिए पहला मॉलिक्यूल था, मैंने 1 लिख दिया, ये दूसरा लिख दिया, ये 3 लिख दिया, ये 4th लिख दिया मैंने, तो क्या 2 और 4 एक दूसरे के नजदीक है? नो, 2 और 4 के आपस में कोलाइड करने के चांस अब नहीं है। तो मीन्स द लार्ज नंबर ऑफ द मोलिक्यूल कैन नॉट कोलाइड साइमल्टेनियसली विद ईच अदर, मीन्स एक ऐसा कोलिजन जिसमें ये सारे मोलिक्यूल इकट्ठे ही एक ही पल में आपस में ही इकट्ठे टकरा रहे हों, ऐसा तो संभव है ही नहीं। तो मीन्स अगर नहीं ऐसा संभव, तभी तो हम ये कहते हैं कि द रिएक्शंस ऑफ हायर ऑर्डर आर रेयर, हायर ऑर्डर की रिएक्शन रेयर होती है। बोलो क्यों होती है? इन द हायर ऑर्डर रिएक्शन द चांसेस ऑफ all the reactant molecules to collide simultaneously, means collide at the same time with each other, is very rare। वो बहुत रेयर है कि वो साइमल्टेनियसली एक ही पल एक ही समय पे आपस में सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में इफेक्टिवली कोलाइड कर जाएं, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि द रिएक्शंस ऑफ हायर ऑर्डर आर रेयर, रिएक्शंस ऑफ हायर ऑर्डर आर रेयर, इसलिए हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखें आप, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने आपसे पीछे करवा भी दिया, लेकिन फिर भी एक टेबुलर फॉर्म में आपकी प्रैक्टिस करवा देते हैं। देखो ये टेबल हमने ले ली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट ए, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कंपेयर टू द ओरिजिनल कंसंट्रेशन लिखेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे आर इज इक्वल टू के ए की पावर में एन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेस पे। अब धीरे धीरे देखना, हर लाइन अपने आप में क्वेश्चन है यहाँ पे, हर लाइन, ताकि और मैनी क्वेश्चन हमें ना करने पड़े, इसलिए एक टेबुलर फॉर्म में ही डिफरेंट क्वेश्चन इकट्ठे कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पॉइंट नंबर 1 मींस पहला क्वेश्चन, उसका आंसर भी साथ के साथ लास्ट वाली स्टेप में आ जाता है। देखो मान लीजिए कोई रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और उस रिएक्शन को हम लिखेंगे कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो हमने ये ऊपर लिख के दिखा दिया, देखो ये जो लिख रखा आर इज इक्वल टू, बोलो क्या है, आर इज इक्वल टू के ए की पावर में एन, तो ये हमने लिख रखा है यहाँ पे रेट ला के अकॉर्डिंग, आर इज इक्वल टू के ए रेज़ टू द पावर एन, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लीजिए इस रिएक्शन का 1 है, बोलो कितना है 1। और फिर हमने क्या किया, मान लीजिए जो कंसंट्रेशन ए है, जो ए रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन हमने दुगनी कर दी, डबल कर दी, तो क्या हुआ, तो क्या होगा, तो हम ए की जगह 2a लिख देंगे। देखो आर डैश हम रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को कह देंगे आर डैश हो गया, आर डैश इज इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन की जगह हमने बोलो क्या पुट कर दिया यहाँ पे 2a, और रेज टू द पावर में एन, एन की वैल्यू क्या पुट कर दी, एन की वैल्यू 1 पुट कर दी। अब उसके बाद देखो आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बोलो क्या आ गया, जो आर डैश था, आर डैश इज इक्वल टू बोलो क्या आ गया 2k, देखो 2 को हमने बाहर कर दिया और अंदर क्या रख दिया, सिर्फ a, तो मींस ये जो के ए था, देखो इतना हिस्सा क्या है, ये तो देखो वही है जो ऊपर था, और ये आर के इक्वल है,
तो इट मीन्स आपके हम क्या लिख देंगे बोलो, यहाँ पे डबल्ड हो गया। बोलो क्यों डबल हो गया? क्योंकि जो अभी हमने यहाँ पे बताया कि आर डैश इज इक्वल टू बोलो क्या आ गया 2KA, और जो इतनी जो चीज है KA ये क्या था, दैट इज द आर। तो मीन्स आपका क्या आ गया, आर डैश इज इक्वल टू 2 और KA की जगह हमने आर लिख दिया, मीन्स आर डैश इज इक्वल टू 2R। means rate of reaction R dash is the new rate of reaction and that now become doubled to that of the previous rate of reaction। तो बोलो rate of reaction क्या हो गया है, डबल हो चुका है। यहाँ पे क्लियर हो गया? तो ये हमारा आंसर था। ये क्वेश्चन क्या था कि कोई रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की, और जो रिएक्शन है उसकी नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू क्या थी, KA की पावर में n। और फिर यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन डबल कर दें, व्हाट विल बी द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो इतना हिस्सा था ये हमारा आंसर हमने निकाल के दिखा दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारी डबल हो गई। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए रिएक्शन का ऑर्डर 1 ही है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमने ट्रिपल कर दिया अब की बार, तो फिर क्या होगा? देखो ये ऊपर जो आर लिखा रहेगा ना, अपनी मर्जी से देखो यहाँ पे आर डैश करते रहे ना, तो यहाँ पे देखो आर डैश हमने फिर दोबारा से ए की जगह बोलो क्या पुट कर दिया, यहाँ पे 3A। देखो 3A कर दिया हमने। उसके बाद देखो आगे, तो आर डैश ही है ये न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, तो 3 को बाहर निकाल दिया, KA रह गया। तो ये KA क्या है, इसकी जगह हम आर पुट कर देंगे। तो आर यहाँ पे किया तो 3R हो गया, मीन्स ट्रिपल हो गई रेट ऑफ रिएक्शन। क्या हो गई बोलो, आपकी ट्रिपल्ड हो गई। तो मीन्स आपका क्या बन गया बोलो, यहाँ पे इज इक्वल टू जैसे हम लिखते तो क्या बनता बोलो, आपका ये 3 आता। बोलो क्या लिखते हैं हम 3, और KA की जगह हम क्या पुट करते, KA क्या है, देखो ये रहा KA, देखो इतना हिस्सा जो था वहां पे हमने R पुट कर दिया। तो R डैश इज इक्वल टू क्या आ गया 3R, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन बिकम ट्रिपल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लीजिए 0 है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमने दुगनी कर दी, तो क्या करेंगे, R इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन की जगह तो हमने 2A लिख दिया और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N की जगह हमने 0 पुट कर दिया। तो समथिंग पावर 0 तो क्या होता है, समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो R इज इक्वल टू बोलो क्या आ गया, बोलो यहाँ पे K ही रह गया। बोलो क्या रह गया आपका K। मीन्स आपने क्या सीखा, मीन्स K ही आया, मीन्स देयर अकर्स नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उतना ही रहा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 2 है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमने दुगनी कर दी, तो देखो क्या होगा, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन देखो R डैश ही रहेगा ये इसी टाइप से। तो K A की जगह क्या लिख दिया 2A, और रेज टू पावर N की जगह हमने 2 पुट कर दिया। तो देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा बोलो क्या हो जाएगा, 2 की पावर में 2 है ना ये, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 को हमने बाहर कॉमन ले लिया, बोलो आगे क्या बच गया 4KA, मीन्स क्या बच गया, तो ये जो R डैश है आपका, देखो ये R डैश न्यू रेट ऑफ जो रिएक्शन था हर केस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो R डैश इज इक्वल टू बोलो क्या आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाय R, मीन्स क्वाड्रपल्ड हो गई। बोलो क्या हो गई, क्वाड्रुपल हो गई। तो मीन्स R डैश जो आपकी आई यहाँ पे, देखो ये R डैश देखो मैं हर जगह दोबारा से लिख रहा हूँ, तो R डैश इज इक्वल टू बोलो क्या आ गई 4R, क्योंकि A की जगह तो 4R है, क्योंकि वो तो ऊपर था आपका यहाँ पे। तो इस टाइप से आपने न्यू रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर लिया। तो इस तरीके से आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ले लें, ट्रिपल कर दें तो उसी टाइप से देखो A की जगह क्या लिख दिया, देखो हमने 3A लिख दिया, तो 3 का स्क्वायर है तो 3 3 जा 9, तो 9 को बाहर कॉमन कर दिया। तो बोलो अब आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बोलो कितनी हो गई, 9 टाइम्स हो गई। रेट ऑफ रिएक्शन नाउ बिकम्स 9 टाइम, तो KA की जगह आप R लिख देंगे, बोलो यहाँ पे तो R डैश इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय R, तो 9 टाइम्स हो गई। बोलो कितनी हो गई 9 टाइम्स। उसके बाद हमने जितनी भी आपको ये प्रैक्टिस कराई है, इन सारी चीजों की आप घर पे जाके भी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, दिखने में बहुत आसान दिखते हैं, लेकिन कई बार अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में एकदम सोल्व नहीं होते। कई बार दिखने में बहुत आसान है ये, तो इसीलिए हम आपके अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहे हैं कि कई बार नहीं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे गलत हो सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन भी कई बार गलत हो जाते हैं। तो इस पूरे लेक्चर को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी के अंदर, और इस तरह के और भी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक के अंदर से। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, थैंक यू।